गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का ह्यूमन रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखिए अभी तक हमने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ट्रैकिया, सारी चीजें की। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। देखिए ब्रीदिंग क्या है? इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। और जहां पर क्या होता है, हम बेसिकली फ्रेश एयर को अपने लंग्स में ले जाते हैं और फाउल एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालते हैं। बस इसी प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं ब्रीथिंग। अब देखिए जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है हम एडल्ट्स का? इट इज 12 टू 14 टाइम्स पर मिनट। और हालांकि बच्चों में ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर न्यू बॉर्न्स देखें तो वहां पर 40 से 60 बार भी जा सकता है 1 मिनट में। तो ये थोड़ी सी चीजें, ये कुछ डाटा जो है ये याद रखिएगा। अब ब्रीथिंग जो है वो बेसिकली दो तरह की है। वन इज इंस्पिरेशन एंड अदर इज एक्सपायरेशन। अब चलिए इंस्पिरेशन की बात करते हैं। जब हम इंस्पिरेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो इंस्पिरेशन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स। अब ये जो प्रोसेस है ना इंस्पिरेशन का, इसे हम बेसिकली फ्रेश एयर को अंदर ले रहे हैं। अब यहां पर हमारी मदद दो तरह के मसल्स करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल्स। और दूसरे मसल्स हमारे पास कौन से होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब देखिए इन दोनों मसल्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज इंस्पिरेटरी मसल्स। तो अगर हम एक तरह से ये कहें कि देखिए इंस्पिरेशन में इंस्पिरेटरी मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो जब हम फ्रेश एयर लेते हैं तो आप ध्यान रखिए कि इंस्पिरेटरी मसल्स का इस्तेमाल होता है एंड दोज मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं कि फ्रेनिक मसल्स कौन से हैं। जरा फ्रेनिक मसल्स को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है फ्रेनिक मसल्स। अब देखिए फ्रेनिक मसल्स कहाँ होते हैं? फ्रेनिक मसल्स हमारे दे एक्सटेंड फ्रॉम diaphragm to ribs, diaphragm to ribs and vertebral column। तो देखिए इस पूरे रीजन में, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, इस पूरे रीजन में हमारे एक मसल्स होते हैं। दोज आर फ्रेनिक मसल्स। तो यहां हम एक डायग्रामेटिकली भी दिखाना चाहूंगा मैं। दिस इज द डायफ्राम, दिस वन इज द डायफ्राम। और देखिए इस डायफ्राम से एक्सटेंड करेंगे, ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं रिब्स। चलिए इनको भी लेबल कर लेते हैं, रिब्स को भी लेबल कर लेते हैं। दीज आर रिब्स, ये रिब्स है। दिस इज, दीज आर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? तो देखिए ये एक तरह की केज है जो मैंने डायग्राम थोड़ी सी बना के रखी है ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ सके। तो देखो ये डायफ्राम है, यहाँ पर ये रिब्स है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये यहाँ कुछ मसल्स हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा, जो मैं दिखा सकता हूँ। दैट इज, ये हमारे पास यहाँ ये ब्लू में जो मैंने एरो में दिया है, लेट मी शो यू दिस ब्लू ऑल्सो। ब्लू में मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सारी चीजें। चलिए नाउ ये ब्लू में हमारे पास क्या आ जाते हैं? एक्सटर्नल intercostal muscles, costal muscles। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये। तो हमारे पास जो मोटा मोटा हमारे पास ये चीज दिखाई दे रही है, सारी चीजें दिखाई दे रही है। और फ्रेनिक मसल्स जो हैं वो अल्टीमेटली इस डायाफ्राम से एक्सटेंड करते हैं। और वो इस तरह से, मैं ऐसा कहूंगा कि इस तरह से अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो रिब्स तक जाते हैं, और रिब से फिर वर्टिब्रल कॉलम तक भी जाते हैं। तो ये इस तरह के कुछ मसल्स होते हैं जो पूरे डायाफ्राम से लेकर रिब्स तक और रिब से वर्टिब्रल कॉलम तक एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ आपको
अब ये समझना है कि फ्रेनिक मसल्स अब क्या करते हैं। देखिए जब फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब जब फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आवर चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। पहले ये बात याद रखिए, चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस वर्टिकली। देखिए पहली चीज तो ये याद रखिए। अब ये कैसे होता है, ये काम कैसे होता है जब मैं कंट्रैक्शन की। अब देखिए जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर यू विल सी दिस इज द डायफ्राम, इट बिकम्स, ये देखिए इट बिकम्स फ्लैटेंड। जैसे ही ये मसल्स खींचेंगे, क्योंकि डायफ्राम पर ही है, तो जब ये मसल्स यहाँ से खींचेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये डायाफ्राम जो है इट बिकम्स फ्लैट। और आप देखिए कि डायाफ्राम जैसे ही फ्लैट हुआ तो ये चेस्ट कैविटी है, पूरी पूरी की पूरी थोरैकिक कैविटी है। नाउ दिस थोरैकिक कैविटी का आप देखिए नॉर्मल साइज तो यहाँ था, लेकिन अब ये यहाँ से यहाँ तक आप देखिए इसका साइज जो है वो बढ़ गया है। तो वर्टिकली जो इसका साइज है वो बढ़ जाता है जब भी फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ये जो आपको सामने वाली साइड दिख रही है, यहाँ इनका भी बड़ा रोल होता है। सो दिस इज बेसिकली ए बोन विच इज जिफॉइड। ये बेसिकली जिफॉइड कार्टिलेज है, जिफॉइड प्रोसेस भी बोलते हैं इसे। एंड दिस इज स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम। चलिए इसको हम लेबल भी कर लेते हैं। स्टर्नम ये नॉर्मल है, यहाँ भी इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखिए ये नॉर्मल हमारी है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हम यहाँ लेबल भी कर देते हैं कि अब क्या हुआ, जब फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो अब ये वर्टिकली अब ये बढ़ गई है। तो चलिए इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से। सो यहाँ हम लिख देते हैं वर्टिकल इंक्रीज इन चेस्ट कैविटी और थोरैकिक कैविटी, कुछ भी कह सकते हो। अब आप समझने की तरफ अगर ज्यादा ध्यान रखेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। भाई क्लियर है यहाँ तक फ्रेनिक मसल्स की। अब दूसरे हमारे पास मसल्स क्या आते हैं, दूसरे मसल्स हमारे पास आते हैं जो सेकंड, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये यहाँ, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए ये कहाँ है, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स। देखिए दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स, और ये कितने पेयर्स होते हैं, ऑलमोस्ट ये 11 पेयर्स होते हैं इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 11 पेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब जब यहाँ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में हैं, तो अब ध्यान से देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन किसकी होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा। अब देखिए जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो चेस्ट कैविटी जो है वो इट इट इंक्रीजेस आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड। ध्यान रखिए आउटवर्ड, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी बाहर वाली साइड और आगे वाली साइड। अब कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूंगा, डॉर्सोवेंट्रली इंक्रीज इन चेस्ट कैविटी। अब देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हो ये स्टर्नम क्या है, नॉर्मल। अब जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दिस इज द एरिया, दिस इज द इंक्रीज। ये जो इंक्रीज आप यहां से लेकर यहां तक देख रहे हो ना, स्टर्नम की साइज, स्टर्नम पहले यहां थी, अब कहां पहुंच गई, यहां। तो ये स्टर्नम नॉर्मल है। और अब ये कंट्रैक्शन के बाद जब वो एक्सपैंड हुए हैं, तो अल्टीमेटली कंट्रैक्शन के बाद अब जो आपको चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हुआ है वो है आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड। यानी हम ये कह सकते हैं दिस इज डॉर्सो वेंट्रल इंक्रीज इन चेस्ट कैविटी। भाई क्लियर, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, चलो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ।
एरो मैंने पहले से लगा के रखे हैं। सो ये जो यहाँ आपको दिख रहा है एरो, ये क्या बता रहा है आपको? इट इज द स्टर्नम, स्टर्नम आफ्टर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के बाद अब जो स्टर्नम की पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। तो आप देखिए चेस्ट कैविटी का अगर आप देखें तो दोनों मसल्स, जो फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है इनकी, ये दोनों इकट्ठी होती है, यानी डॉर्सोवेंट्रल इंक्रीज एंड वर्टिकल इंक्रीज, ये दोनों एक ही समय पर होते हैं। इट मीन्स देयर इज all round increase in the chest cavity, all round increase in the thoracic cavity। तो जब ऐसा होता है तो लंग्स यहां इसके अंदर है। तो जब ऐसा होगा तो व्हाट विल हैपन? तो देखिए यहां क्या होगा, हम यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है that will decrease। So there is decrease of pressure inside lungs, inside lungs। कितना कितना कम होगा? इट इज अराउंड -2 टू -6 मिलीमीटर मर्करी। नाउ ये प्रेशर जो कम हुआ, अब इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, इस प्रेशर को बेसिकली बैलेंस करने के लिए फ्रेश एयर इनटेक होता है। जैसे ही ऐसा प्रेशर कम होगा, फ्रेश एयर का इनटेक होगा, ऑक्सीजन अंदर हम अपने लंग्स के अंदर इनटेक करेंगे, एंड दैट इज व्हाट inspiration is with the help of phrenic muscles and external intercostal muscles। Now अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की, सेकंड प्रोसेस एक्सपायरेशन। तो अभी अगर आप इंस्पिरेशन समझ चुके हैं तो एक्सपायरेशन को बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। अब एक्सपायरेशन क्या है? सिंपली रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ फाउल एयर आउट ऑफ द लंग्स, आउट ऑफ द लंग्स। अब बात ये कैसे करेंगे, अब ये किस तरह से होगा? इट इज जस्ट द रिकॉइलिंग और रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स। तो देखिए ध्यान रखिए, एक्सपायरेटरी नहीं, इंस्पिरेटरी मसल्स का ही यहाँ काम होगा और इन्हीं की रिलैक्सिंग होगी। अब हम सिंपल एक शॉर्ट में लेते हैं कि यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब वो जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा? देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा? अब ये जो डायाफ्राम फ्लैट था, इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये वापस वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो ये जो थ्रैकिक केज है, इसका साइज क्या हुआ? वर्टिकली वापस नॉर्मल हुआ। देन यहां पर क्या है? जब ये रिलैक्स करेंगे, दे विल कम, द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, इट विल मूव इनवर्ड एंड बैकवर्ड, अंदर की साइड और वापस जाएगी पीछे की साइड। और डॉर्सो वेंट्रली ये चेस्ट कैविटी का साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब ये डिक्रीज होता है चेस्ट साइज, तो क्या होगा? देयर इज देयर इज, देखिए रिलैक्सेशन, ये क्या होगा? डिक्रीज इन द साइज of chest cavity, decrease in the size of chest cavity डॉर्सोवेंट्रली। देखिए डॉर्सोवेंट्रली भी चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज होगा, एंड वर्टिकली, यानी ऑल राउंड डिक्रीज। अब इसी डिक्रीज की वजह से क्या होगा? देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड लंग्स, इनसाइड लंग्स। और कितना प्रेशर ज्यादा होगा? इट इज +3 टू +4 millimeter mercury। So, to balance this pressure, to balance the pressure inside the lungs, what will happen now? अब ये प्रेशर तो ज्यादा हो गया, +3 to +4, टू बैलेंस हम क्या करेंगे?
we expire foul air out of the lungs. तो वो जो प्रेशर लंग्स के ऊपर पड़ेगा, that will basically expire the foul air. तो इस तरह से हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं। अब देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस था, है ना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस था। अब जब ये नॉर्मल प्रोसेस हम करते हैं तो देखो, अब बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। समटाइम्स हम क्या करते हैं, वी स्नीज और कफ। हम क्या करते हैं, वी स्नीज और कफिंग होती है, हमें खांसी होती है। अब देखिए ड्यूरिंग, चलिए हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, हम इसको एक बहुत ही अच्छे एक छोटे से पॉइंट में खत्म करेंगे इस टॉपिक को। फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नाउ फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या हुआ? It is the expiration such as removal of extra amount of foul air by coughing। जब हमें कफिंग होती है, खांसी होती है, छींक आती है, तो इस वक्त क्या होता है ऐसा, उस वक्त हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फाउल एयर बाहर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फाउल एयर इज रिमूव्ड। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है, यहां पर दो तरह के मसल्स यूज होते हैं और उन मसल्स को बेसिकली हम पहले ये कर लेते हैं, दे आर नोन एज एक्सपायरेटरी मसल। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है कि कौन से मसल्स नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को करते हैं और कौन से मसल्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन को करते हैं। तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल है, नॉर्मल जहां हम बात करते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को इंस्पिरेटरी मसल्स ही काम करते हैं बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और जहां तक फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात है, दैट इज कंप्लीटेड बाय एक्सपायरेटरी मसल्स। अब ये जो एक्सपायरेटरी मसल्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक्सपायरेटरी मसल्स में दो तरह के मसल्स आते हैं। एक्सपायरेटरी मसल्स में दो तरह के मसल्स होते हैं, जैसे वहां हमने देखे थे फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और यहाँ होंगे हमारे एब्डोमिनल मसल्स। देखिए, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखिए यहां पर हम समझते हैं कि एब्डोमिनल मसल्स, देखिए जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दे पुश द एब्डोमिनल ऑर्गन्स टुवर्ड्स द डायफ्राम। सो दे पुश द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो किस तरफ पुश करेंगे? टुवर्ड्स डायफ्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब डायफ्राम की तरफ पुश करेंगे, सो देयर इज मोर कन्वेक्स और मोर कन्वेक्सिटी ऑफ द डायफ्राम। तो जब मोर कन्वेक्सिटी हो जाएगी तो चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो जाएगा? तो साइज डिक्रीजेस वर्टिकली, साइज डिक्रीजेस वर्टिकली। तो हम जरा एक बार डायग्राम की तरफ जाते हैं और वहां देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब यहां पर जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, जैसे ही वो इस पोर्शन में यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो इनकी कन्वेक्सिटी क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा कन्वेक्स हो जाएंगे। तो आप देखिए कि यहां पर क्या होगा? चेस्ट कैविटी का साइज और कम हो जाएगा। तो ये जो वर्टिकली डिक्रीज है, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द एब्डोमिनल मसल्स। अब यहां पर होते हैं, ये आपको यहाँ कुछ रेड कलर में मसल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले। सो ये जो रेड कलर में आपको मसल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर, ये जो यहाँ पर मैंने एरो भी लगा रखा है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस पर्पल से। सो दीज आर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल
मसल्स। तो देखिए ध्यान रखिए, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जब है, ये भी रिब्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो दे बेसिकली जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इकट्ठे, दे डिक्रीज द चेस्ट कैविटी डॉर्सोवेंट्रली। डॉर्सोवेंट्रली और ज्यादा डिक्रीज करेंगे। और आप यहां एक चीज देखिए, अब एक ध्यान दीजिए, जब ये ऐसा होता है तो ओवरऑल क्या होगा, चेस्ट कैविटी का साइज जो है नॉर्मल से ज्यादा कम होगा। नॉर्मल से ज्यादा कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर होगा, अब देखो, जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जो पहले प्रेशर इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन में बढ़ रहा था या इंस्पायरेशन में बेसिकली कम हो रहा था, अब यहाँ क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में अब थोड़ा सा और क्या हो गया, यहाँ प्रेशर चेस्ट कैविटी के अंदर बढ़ जाता है। increases more than the normal, more than the normal। अब कितना कितना वो बढ़ जाता है प्रेशर, यहां पर लगभग 4 से 6 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जहां पर आप देख रहे थे कि एक्सपायरेशन में क्या हो रहा था, कितना प्रेशर बढ़ रहा था, इट वाज ओनली 3 to 4, यहाँ 4 to 6 मिलीमीटर मरकरी बढ़ रहा है। और इस केस में टू इक्वलाइज द प्रेशर, टू बिकम टू नॉर्मलाइज द प्रेशर, सच स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज डन। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक जो है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। और ये डायग्राम पे बेसिकली ये बड़ी रफ हो गया डायग्राम, तो ये ध्यान रखिए कि ये डायग्राम जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है और ये ड्रॉ भी करनी होती है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है। तो आई होप आपको ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझ आया होगा, किस तरह से चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो सिंपल लफ्जों में याद रखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डालनी नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल मत डालिए, टॉपिक को सिंपल रखिए। और अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, मान लो आपको पहली बार कोई लेक्चर समझ नहीं आता, तो कोशिश कीजिए एक बार और देखिए, और 100% ये जरूर समझ आएगा। जिस तरह से हम कोशिश कर रहा हूं मैं कि सिंपल से सिंपल लेक्चर रखा जाए। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।